धान की एसआरआई पद्धति, जिसे मेडागास्कर पद्धति भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करने के लिए और आपसे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जीके कोतू जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम एसआरआई पद्धति की बात कर रहे हैं। जी हाँ जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एसआरआई पद्धति क्या होती है, अगर हम संक्षिप्त में इसके बारे में बात करें तो। जी हाँ, एसआरआई पद्धति पिछले कई वर्षों से हमारे प्रदेश में हमारे किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं और इसका लाभ भी ले रहे हैं। और ये एसआरआई पद्धति जो किसान भाई जो कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो फ़ायदा ये है कि इसमें पानी की मात्रा कम लगती है और लगाने की विधि थोड़ी सी जो परंपरागत जो हमारी लगाने की विधि है उससे थोड़ी सा भिन्न है। इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें जो पौध लगाने की जो विधि है, प्रायः किसान भाई 20 से 25 दिन की पौध लगाते थे। इसमें किसान भाई 12 से 14 दिन की पौध लगाने की हमारी रिकमेंडेशन है कि आप इस 12 से 14 दिन की पौध लगाएं। दूसरा, इसमें एक और बात है कि किसान भाई एक जगह 2 से 3 पौध लगाते थे, तो अब इसमें हमने जो परिवर्तन किया है कि एक जगह एक पौध लगाएं और दूरी पर लगाएं। प्रायः देखा ही जाता था कि किसान भाई बहुत पास लगा दिया करते, जिसके कारण पौध का विकास सही नहीं होता था, उत्पादन कम मिलता था। इन्हीं सभी चीज़ों का साथ में एकत्रित करके ये नई विधि, जिसको मेडागास्कर विधि भी कहते हैं, और ये बाहर से विधि आई है और धीरे धीरे हमारे पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से हमारे जितना भी ये धान उत्पादक जिले, मुख्य जिले हैं, बालाघाट है, शहडोल है, इन सभी जिलों में किसान भाई इसको बहुतायत से प्रयोग में लाते हैं। दूसरा एक और इसका एडवांटेज ये है कि अब सिंचाई की व्यवस्था, पानी की निर्भरता धीरे धीरे किसानों की बढ़ती जा रही है। पानी का उपयोग किसान भाई धान में पहले ज़्यादा किया करते थे। अब इस विधि से पानी की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, लगभग 50% तक इस विधि से किसान भाई कम कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इसका। और कम पानी में, कम सिंचाई में अधिक से अधिक उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। जी, अब सबसे पहले अगर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा अगर लें कि इसकी जो उन्नत किस्में हैं, कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं हमारी धान की जो किसान भाइयों को उपयोग में लानी चाहिए? जी हाँ, बड़ा सामयिक प्रश्न किया। सबसे पहले तो किसान भाई जब खरीफ के मौसम में धान की खेती की अब हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कई किस्में अब बाज़ार में उपलब्ध हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं। और जो हमारी जो श्री पद्धति है, इस श्री पद्धति के लिए बहुत ही अच्छी किस्में हैं। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने अभी 2 वर्ष पहले ही एक नई किस्म विकसित की है और ये अब धीरे धीरे किसानों में बहुत पॉपुलर हो रही है। और ये GR81 ये एक नई किस्म है और ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मध्यम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। तो कम अवधि में पककर तैयार होने के कारण इसमें पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है, सिंचाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसमें। दूसरा, इसका उत्पादन जो हमारी पुरानी जो किस्में थी, जैसे क्रांति है, IR 64 है, उसकी अपेक्षा इसमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। और साथ ही साथ जो आजकल हमारे प्रदेश में जो पुरानी जो किस्में लगती थी उसमें बीमारियाँ भी बहुत आती थी, जैसे धब्बे वाली बीमारी है, पण धब्बा जिसको बोलते हैं, और दूसरी बीमारियाँ भी आती थी जैसे फाल सिस्मट कहते हैं। इन बीमारियों से इसमें प्रतिरोधक क्षमता है, तो बीमारियों की समस्या भी नहीं है। उत्पादन भी लगभग 20 से 25% हमारी दूसरी जो किस्में हैं उससे ज़्यादा, और पानी की लगभग 50% मात्रा भी इसमें कम लगती है, क्योंकि कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। तो कम अवधि में पकती है, वो उत्पादन लगभग 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर, एक एकड़ में किसान भाई हमारे 20 से 25 कुंटल तक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी एक और किस्म हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विकसित की है और इसका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसका बीज भी किसानों को मुहैया करा रहे हैं। GR 206 और JRB1 2 किस्में हैं। ये दोनों का बीज हमारे कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी प्राप्त कर रहे हैं। इसमें एक विशेषता ये है कि ये जो JRB1 जो हमारी किस्म है, ये JRB1 किस्म पौधे इसके लिए पोहा के लिए, क्योंकि महामाया जो किस्म हमारी है, पुरानी किस्म है, पोहा के लिए जानी जाती थी। तो महामाया और क्रांति जो किस्म है जो पोहा के लिए जानी जाती थी, इसको ध्यान में रखते हुए नई किस्म का जो JRB1 हमने विकसित की है, ये किस्म पोहा क्वालिटी के लिए अच्छी है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है और जल्दी पककर भी तैयार हो जाती है। अब हम जितनी भी किस्में विकसित कर रहे हैं उसमें विशेष रूप से ध्यान ये रखा है कि कम अवधि में पककर तैयार हो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को उत्पादन मिले।
इन दो बातों के साथ साथ दूसरी जो किस्में हैं हमारी सुगंधित किस्में भी हैं। हाँ जी, मैं और यही पूछना है सुगंधित आपसे किस्में related। और हमारी जो पुरानी परंपरागत किस्में थी, जी, जो जी। चिन्नौर है, जीरा शंकर है, इनमें कुछ जो हम सुधार कार्य जी हाँ, किए। इसमें हमने सुधार कार्य किया है और सुधार कार्य करके इसको हमने फिर से जो है ना इसको सीड सिस्टम में लाने के लिए इसको रिलीज कराया जी, है। जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से इसको जी। अधिसूचित किया गया है और ये हमारी चिन्नौर किस्म है जो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जानी जाती थी। अच्छा। और इसका उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए, इसको गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को विश्वविद्यालय इसके लिए संकल्पित है। हम बीज का बीज बना रहे हैं और हम किसान भाइयों को उन्नत चिन्नौर के नाम पे इसका सुधार करके हम इसका बीज हम मुहैया करा रहे हैं। दूसरा एक और सुगंधित किस्म है जिसको बाजार मूल्य बहुत अच्छा है और बाजार में जीरा शंकर के नाम पे ये बड़ी प्रचलित है। तो इसमें भी हमने सुधार किया है। इसमें सुधार करके इसमें लगभग 15 से 20% इसका उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो पुरानी किस्मों की जो आपने बात की थी, जी हाँ, जी हाँ, ये दोनों सुगंधित किस्में हैं। ये जीरा शंकर और अपनी चिन्नौर, ये दोनों किस्मों का बीज हम किसान भाइयों को मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी दूसरी जो किस्में हैं अभी जो दिखा रहे थे, बासमती किस्में भी हैं। हमारा बहुत बड़ा जो एरिया है नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाड़ावाड़ा, होशंगाबाद वाला, यहाँ इस क्षेत्र में बासमती की दूसरी जो किस्में हैं पूसा बासमती के नाम पे, पूसा सुगंधा 4, पूसा सुगंधा 5, इन किस्मों का भी प्रचलन हो रहा है और ये किस्में भी बाजार में बहुतायत से हम चावल के रूप में मिलती हैं और इसके अच्छे मूल्य मिलते हैं। तो किसान इनकी भी मांग करते हैं। तो पूसा बासमती, पूसा 11-21 भी एक किस्म है जिसको पूसा 4 के नाम पे भी जानते हैं। ये कहाँ पर उपलब्ध डॉक्टर साहब? ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी गई है तो इसके क्वालिटी अच्छी किस्मों का, इन उन्नत किस्मों का बीज बनाएं। और दूसरी जो हमारी संस्थाएं हैं, सीड कारपोरेशन है और दूसरी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, इन सभी के माध्यम से इसका प्रचुर मात्रा में हमारी सरकार इसका बीज बनवाती है और इन्हीं सोसाइटीज़ के माध्यम से किसानों तक इनका बीज भी मिलता है। साथ ही साथ अगर चाहें तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी इसका बीज उपलब्ध कराया जा सकता है। जी, बीज की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो बीज उपचार का भी अगर हम महत्व थोड़ा सा यहाँ पे किसान भाइयों को बता दें तो। जी हाँ, बिल्कुल। बीज की व्यवस्था हो गई किसान भाइयों। बीज के बाद सबसे बड़ी दूसरी जो बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो बीज उपचार। अगर सही बीजोपचार अगर किसान भाई ने नहीं किया तो उससे आने वाले समय में जब पौध की जब बढ़वार होती है और जब फलन शुरू होता है उस समय बहुत सारी बीमारियों की शिकायत आती है और उस समय फिर किसान कुछ नहीं कर पाता। कुछ भी आप स्प्रे कर लें फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो इससे अच्छा ये है कि इसका शुरुआत में बीज की अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज की व्यवस्था करें और बीज का उपचार करें। बहुत सारी रासायनिक दवाएं भी हैं और जैविक दवाएं भी हैं। जैसे जैविक दवाओं की मैं बात करूंगा, सूडोमोनास हमारे विश्वविद्यालय ने विकसित किया है और समुचित मात्रा में उपलब्ध है। 5 से 10 ग्राम सूडोमोनास, ये इस दवा का प्रति किलोग्राम बीज की दर से बुआई के पूरा अगर उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाली जो बीमारियां हैं उससे रोकथाम कर सकते हैं। जहां तक दूसरी जो दवाएं हैं और रासायनिक दवा, जो डॉक्टर साहब कहाँ पर हमारे किसान भाई करवा सकते हैं? जी हाँ, बीजोपचार के लिए जैसा कि देख रहे हैं जो है ना, बीज अच्छी गुणवत्ता का अगर खरीद के लेकर आए हैं तो थोड़ी सा बीज में पानी का किंछा मारें और ये जो दवाएं हैं हमारी रासायनिक दवाएं भी हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये कार्बोक्सिन और थायरम ये बीटावेक्स पावर के नाम पे दवा बड़ी कारगर दवा है और ये अगर इससे उपचारित करके अगर किसान भाई अगर धान लगाएंगे तो उससे जो पौध विकसित होगी, उससे जो पौधा बनेगा तो उससे किसी तरीके से कोई बीमारियों की समस्या नहीं आएगी। तो ये देखिए किस तरीके से थोड़ी सी दवा, लगभग 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से दवा लें और थोड़ा सा अपने जो बीज है उसको गीला कर लें ताकि समुचित रूप से बीज में दवा उसमें मिल जाए, कोटिंग हो जाए। और इसके बाद इसकी बोनी करना है तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है और किसान भाई इसमें ही कई बार कोताही बरत देता है। उसी का परिणाम है कि उससे कई आगे चल के बहुत सारी समस्या आती हैं। और ये देखिए किस तरीके से नर्सरी
मैनेजमेंट की जब जी। बात आती है, बीज उपचार हो गया, नर्सरी में कैसे डालना है, जी। इसमें एक सावधानी वाली बात यह है कि समुचित गोबर की खाद का प्रयोग करें नर्सरी में, जी। बीज का उपचारित करके लगाएं। जी। और दूसरा, इसमें ज़्यादा घनी अगर नर्सरी में बीज अगर डालेंगे जी। तो पौध का विकास नहीं होगा, नहीं हो और जब पाएगा। पौध का विकास नहीं होगा तो आगे चल के फसल भी अच्छी नहीं आएगी। जी। तो नर्सरी का मैनेजमेंट जितना अच्छे से बहुत ही अच्छा कर आवश्यक। सके करना चाहिए। वैसे हमारे किसान भाई अब धीरे धीरे नर्सरी मैनेजमेंट में पारंगत हो गए हैं। वो देखिए किस तरीके से ये नर्सरी का मैनेजमेंट है, कितनी अच्छी जी। नर्सरी लगी हुई है, जी। और स्वस्थ पौध किस तरीके से प्राप्त करें, इसके लिए ज़रूरी है कि बीज उपचार जरूरी। जी, नर्सरी की भी हमने बात की डॉक्टर साहब, आपने लगाने के पूरा विधि बता दी कि हमें किस तरह से जी हाँ, ध्यान जी हाँ, रखना जी हाँ, जी हाँ, चाहिए। जी। लेकिन क्या जब हमें ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं तो उसमें नर्सरी से निकालते समय से लेकर ट्रांसप्लांट करने तक और कौन सी ऐसी सावधानियां हमारे किसान जी भाई? हाँ, किस अवस्था की पौध को लगाना है, जी। पहली सबसे बड़ी बात, और कैसे लगाना हाँ है। जी। एसआरआई में 2-3 हम सूत्र ही किसान भाइयों को बताते जी। हैं ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से किसान भाई समझ जाएं। हाँ जी। प्राय जैसा कि मैंने बताया कि 20 से 25 दिन की पौध हमारे किसान भाई पहले लगाया करते थे। जी। अब हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि भाई आप 12 से 14 दिन 14 दिन, जी। 12 से 14 दिन का आप ये पौध का SRI उपयोग, पद्धति। एसआरआई पद्धति है ये, इसका परिवर्तित रूप है। जी। परिवर्तित रूप है। आप पहले हम बोलते थे 8 दिन की लगाओ, तो किसान हाँ हमारी बात नहीं मानता था। हाँ। उसको हम ये बोल रहे हैं कि 12 से 14 दिन की जो ये- पौध है उतना उत्पादन आपको 8 से 10 दिन वाली मिलेगा। तो 8 12 से से 10 14 दिन भी काफी जी, होते हैं। तो 12 से 14 दिन की अवस्था की पौध को निकालना जी। है, और लगाते समय एक पौध एक स्थान पर अच्छा। और प्रॉपर दूरी पर लगाएं। जी। और दूसरा जो कि हमारी पहले एक भ्रांति थी कि जितना दबा के लगाओगे अच्छा। उतना अच्छा होगा। अब हम ये बोलते हैं कि आप उथला लगाइए, जी, ज़्यादा जी। दबा के मत लगाइए, जी। तो उससे जड़ों का फैलाव अच्छा होगा। जब जड़ों का फैलाव अच्छा होगा जी। उससे पौधा अच्छा विकसित होगा, उथला तल्ले लगाएं। ज़्यादा निकलेंगे जी। उससे। तो किसान भाइयों ज़्यादा दबा करके मत लगाएं। जी। कई बार ये किसान शिकायत करते हैं कि सर अगर उथले में लगाएंगे, हल्के से लगाएंगे तो हो सकता है पानी गिरेगा तो पौध बह सकता बह है। सकता तो है। 1-2 पौधा अगर गिर भी जाए, बह भी जाए, तो चिंता ना करें, उससे जो है ना बाकी के पौधे वो कंपनसेट कर देंगे। जी, जी। तो हल्के उससे लगाएं, एक पौधे की लगाएं और थोड़ी दूर दूर लगाएं। जी, जी। जब आपने जैसे रोपाई की बात की कि एक जगह एक की रोपा में लगाना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें लेकिन ऐसा कुछ मशीन या कुछ ऐसा यंत्र भी आता है जिससे एक प्रॉपर हमारा डिस्टेंस बन जाए कि जी हाँ, इतने- जी हाँ। अब धीरे धीरे मैकेनाइजेशन पे भी सरकार ध्यान दे रही है, हाँ और जी। ऐसी कई मशीनें उपलब्ध हैं जो कि हाँ, क्योंकि कई बार क्या है, जी। पूरे क्षेत्रों में अगर धान की रोपाई होना है तो समय पर लोग नहीं मिल पाते, जी। उसके कारण रोपाई भी देरी हो जाती है। जी, जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके मैकेनाइजेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। नई नई मशीनें इसकी निकल गई हैं। जी। और हमारा जो बालाघाट जो क्षेत्र है, जो हल्की दोमट भूमि जहाँ की है, जी। उन क्षेत्रों के लिए जब मशीन से ट्रांसप्लांटिंग, जिसको रुपाई कहते हैं, तो मशीन से भी कर सकते हैं। तो इसके अच्छा। लिए विशेष रूप से हल्की दोमट भूमि में ये सब मशीनें से अपन ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो अब आने वाले समय में हमारी जो रिकमेंडेशन है जी। कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी कम चिपचिपी है और हल्की दोमट भूमि है, जी। उन क्षेत्रों में इस तरीके की जो हमारी जो मशीन है उसका उपयोग भी हम किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। जी, मतलब मशीन से और नहीं तो हम हाथ से भी हमारे किसान दोनों, भाई बिल्कुल, आराम बिल्कुल, से उसको बिल्कुल, लगा बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जी, जैसे हम धान की खेती में जब सबसे ज़्यादा समस्या होती है खरपतवार रोगों की, तो इनके लिए हम क्या ऐसा नियंत्रण कर सकते हैं? क्या कौन सी जैविक खाद या रसायनों का हम उपयोग कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब जैविक खाद की बात की है और जी। फिर आप निदा नियंत्रण, जी। दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और देखा यह गया है कि अगर समय पर इसका खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया जी। जाए तो लगभग 50% तक उत्पादन में हानि होती है। अच्छा। तो निदाई की समुचित व्यवस्था करें, और इसके कई ऐसे जो ना हस्तचलित यंत्र भी हैं, अच्छा। उपलब्ध हैं, जैसे जी। कोनो वीडर है, जी। और दूसरे भी ऐसे हस्तचलित यंत्र हैं, उसका उपयोग करें, हाथ से निदाई कराएं। जी। और दूसरा, इसमें जब रोपाई के पश्चात जो जैविक खाद है, हाँ जी। बहुत सारी जैविक खाद आजकल धान के लिए विशेष रूप से जी। बहुत प्रचलित है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, जिसको एजोटोबैक्टर बोलते हैं, एजोस्पाइरलम और पीएसबी। जी। ये तीन हैं। तीनों हमारे विश्वविद्यालय में समुचित मात्रा में हमारा बायो फर्टिलाइजर सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, और ये किसानों के लिए ही बना है, इसमें उत्पादन हो रहा है। इन तीनों को, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर और पीएसबी,
3 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से हमारी कंपोस्ट खाद में 50 से 100 किलो कंपोस्ट की खाद में मिला लें और इसका पूरे खेत में छिड़क दें 15 से 20 दिन, रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद जी। तो इसका किसान भाई अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जी। दूसरा एक और है नील हरित खाद है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, ये भी 15 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से अगर उपलब्ध होती है तो जरूर करें। तो ये 2-3 चीज़ें जैविक खाद है, इसका उपयोग तो किसान भाई जरूर करें, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है, हमारी जो जमीन धीरे धीरे जो बंजर होती जा रही है तो वो उससे भी बचाती है, हमारी जमीन की भौतिक अवस्था को सुधारती है। ये जो हम खेत की तैयारी, ये सब तो हमने बातें कर ली कि कैसे बीज हमें चुनने चाहिए और सब, तो इसमें जो खेत की तैयारी के समय मचाई का जो महत्व है उसका कुछ? जी हाँ, मचाई के लिए तो किसान भाई पडलिंग के जो हमारे पास जो यंत्र हैं, जैसे देखिए ये पडलिंग के लिए यंत्र है, इन यंत्रों से किसान भाई करते ही करते हैं। इसमें ज़्यादा कोई विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं है, हमारा किसान पारंगत है। बस इसको समतल खेत को इसका पडलिंग के समय खेत को प्रॉपर समतल हो जाना चाहिए। देख लें पानी का भराव बराबर चारों तरफ हो, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती है कि नहीं। इसके बाद हल्का सा पानी का निथार लें, इसके बाद फिर रोपाई शुरू करना चाहिए। जी। तो 1 एकड़ में जैसे डॉक्टर साहब कितना बीज हमें, जैसे क्योंकि हमने लागत की भी बात जी हाँ बीज दर पहले देखा ये गया था कि हमारे किसान भाई 2 से 3 पौध 4 पौध एक स्थान पर लगाते थे। अब हमारा कहना है कि आपको 1 पौध एक जगह लगाना है कि नहीं, और अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज लगाना है। तो उसके कारण इसकी बीज की दर बहुत कम हो गई है। और जब SRI पद्धति की बात करते हैं तो 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। और पहले हमारे किसान भाई 30-35 किलो तक बीज का उपयोग करते थे। तो लगभग कितनी बहुत इसकी बीज की सेविंग हो गई एक प्रकार से। कम बीज में आप अधिक से अधिक क्षेत्र में आप रोपाई कर सकते हैं। तो 5 किलो बीज पर्याप्त है। और अगर SRI पद्धति से लगाते हैं और दूसरी पद्धति से अगर लगाते हैं जो हमारी पारंपरिक पद्धति है, तो उसमें 10 से 12 किलो बीज पर्याप्त है। काफी अंतर आ जाता है। बिल्कुल। हमने क्योंकि SRI पद्धति की शुरुआत ही इसलिए की थी कि मतलब कम पानी में काम हो जाता है, कम पानी तो कम बीज अधिक उत्पादन। जी। तो सिंचाई में इसमें क्या हमारे किसान भाई मतलब कितना अंतर आता है और कैसे? जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, सिंचाई कब करना चाहिए। धान प्राय देखा यह गया है कि किसान हमारे ये देखिए किस तरीके से ये मशीन हमारी काम करती है। ट्रांसप्लांटर है, पैडी ट्रांसप्लांटर है। आने वाले वर्षों में ये हमारे कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें इसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसका रिस्पांस अच्छा है और इकोनॉमिकल है। और इससे ट्रांसप्लांटिंग से सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि लगभग आप 25 से 30% इसकी जो लागत है उसको भी कम कर सकते हैं। जो ट्रांसप्लांटिंग की है, रोपाई की जो लागत है उसको भी आप कम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब हम जल संरक्षण की बात कर रहे थे, तो सिंचाई का समय आप बता दीजिए। हाँ, कब सिंचाई? जब रोपाई के पश्चात 40 दिन तक ये माना यह गया है कि इसको पौधे आपको खेत को सिर्फ नमी युक्त रखना है, पानी को भरना नहीं है। देखा यह गया है कि किसान शुरू से ही पानी भर देता है, उसके कारण उसका एक दुष्परिणाम ये है कि पौध का विकास सही तरीके से हो नहीं पाता और कल्ले कम निकलते हैं। तो शुरुआत में अगर 40 दिन तक सिर्फ खेत को नमी युक्त रखें। अगर पानी नमी आप जैसे पहले हमको भर के रखना पड़ता था, तो नमी मेंटेन करके भी आपको खेत में पर्याप्त नमी हो और कोनो इसकी निदाई करें, गुड़ाई करें, जो भी कर सकते हैं, कोनो वीडर वगैरह चलाएं। और इससे जो ना कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे। देखिए किस तरीके से जो ना पौध में छोटे छोटे कम पानी का उपयोग करके हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छी 40 दिन तक आपको खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं है। और 40 दिन के पश्चात जैसे ही उसमें पेनिकल इनिशिएशन स्टेज इसको बोलते हैं, बाली आने की अवस्था में, तो 40 दिन से लेके 80 से 90 दिन तक खेत में 2.5 सेंटीमीटर पानी लगभग खेत में होना चाहिए, पर्याप्त रहता है। तो उतनी इसकी व्यवस्था करना ही, और इसके बाद तो कहीं ऐसी कोई ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत तो है नहीं है। जी। तो मतलब कम, हमारे किसान भाई कम पानी का उपयोग करके कम लागत में और अच्छे बीजों का उपयोग करके बहुत ही अच्छी धान की लगभग 50% बीज, ये 50% कम पानी में भी अच्छा अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी आज बातें बताई। तो किसान भाइयों, आप भी धान की खेती में SRI पद्धति को अपनाएं और ज़्यादा कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
धन्यवाद।